हेलो दोस्तों, मैं इंद्रलोक गुप्ता आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में मॉडर्न हिस्ट्री को शुरू कर दिया था। तो उसमें बहुत सारे चीज़ हम लोगों ने पढ़े थे कि कैसे मतलब यूरोपियों का भारत में आगमन हुआ, क्यों हुआ। इन सभी विषयों के बारे में हम लोगों ने चर्चा कर लिया था कि उस्मानिया साम्राज्य ने जब कुस्तुनतुनिया पर अधिकार कर लिया तो उसके बाद में क्या क्या हुआ, मतलब कौन कौन से रास्ते थे व्यापार करने के लिए, कैसे बंद हो गए। तो उसके बाद में यूरोप वासियों को भारत की खोज के लिए कौन कौन से हथकंडे अपनाने पड़े। उसके बाद में इतने सारी चीज़ों के बाद में पढ़ने के बाद में हम लोगों ने अब यहाँ तक आ चुके हैं कि अब भारत में यूरोपियों का आगमन हो चुका है। 1498 में जो वास्को डी गामा था वो भारत की खोज कर चुका है केरल के मालाबार तट पर आकर, और भारत के मतलब भारत से मसाले और जड़ी बूटियों के व्यापार करने के लिए वो आ चुका है। तो आज से हम लोग पढ़ेंगे भारत में पुर्तगालियों का आगमन, क्योंकि सबसे पहले पुर्तगाली ही भारत में आए। क्योंकि स्पेन वालों ने, स्पेन से जब कोलंबस निकला था 1492 में, तो वो तो अमेरिका चला गया था। तो स्पेन से जब कोलंबस अमेरिका चला गया तो भारत की उसने खोज नहीं किया, वहाँ वो अमेरिका की ओर रवाना हो गया दिशा भटक जाने के कारण। तो बहुत सारे और अधिक मतलब की मात्रा में यूरोपीय आए। तो उन सब में प्रथम स्थान मतलब जिनका था भारत आने का, तो वो वास्को डी गामा का था, जो एक पुर्तगाल का था। तो सबसे पहले पुर्तगाली व्यापारी ही भारत में आए और अपनी प्रभुता को शुरुआत किया और व्यापार करने की एक नई रणनीति अपनाई। तो उसमें हम लोगों को आज से जो पढ़ेंगे तो वो पढ़ेंगे भारत में पुर्तगालियों का आगमन। तो इसमें एक टॉपिक होगा कि भारत में पुर्तगालियों का आगमन, पुर्तगाली का आगमन, इसके बारे में हम लोग पहले जान ले। तो भारत में पुर्तगालियों का आगमन तो हुआ, तो सबसे पहले ये हुआ कि जब कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार हो जाने के कारण वहाँ की जब रास्ते बंद हो गए, टैक्स अधिक मात्रा में लगाए जाने लगा, तो बहुत सारे व्यापार में व्यवधान आने लगा। तो जो भी मतलब वस्तुएं थी उनकी कीमत बढ़ने लगी। तो बहुत सारे प्रॉब्लम आ जाने के कारण जो यूरोपीय राजा थे, तो उनमें जो पुर्तगाल के राजा थे इमैनुअल प्रथम के नेतृत्व में सबसे पहले वास्को डी गामा को 1497 में भारत की खोज के लिए भेजा गया। तो उसके बाद में क्या हुआ, 1498 में भारत में वास्को डी गामा आया और 1498 में ही पुर्तगाल में एक कंपनी की स्थापना हुई जिसका नाम था इस्तादो द इंडिया। इतनी बातें समझ में आ गई होगी। उसके बाद में 1500 ईस्वी के करीब में पेड्रो अल्वारेज 12 जहाज को लेकर और 9 सैनिकों के साथ वो आया भारत में। और भारत में जब आया तो भारत की कुछ भारतीय राजाओं से मिला, जैसे कोचिंग मतलब एनौर और कोचिंग के शासकों से मिला, और वहाँ की राजाओं को देखा तो ऐसा लगा, उसको प्रतीत हुआ मतलब उन लोगों से बात करके कि ये लोग क्या चाहते हैं। तो जो भारतीय राजा उस समय थे तो वे लोग एक दूसरे राजा को नीचा दिखाने का प्रयास कर रहे थे। तो उसने इन चीज़ों का फ़ायदा उठाया और भारतीय राजाओं को आपस में लड़ाने की बात सोची। क्यों? क्योंकि अगर भारतीय राजा आपस में लड़ेंगे तो ये धीरे धीरे कमज़ोर हो जाएंगे और उसके बाद में पुर्तगाली यहाँ पर पूरी तरह से अधिकार जमा लेंगे। तो इसके बारे में फिर अच्छी तरह से लिख लिख कर मैं बता दे रहा हूँ कि 1497 ईस्वी में क्या हुआ कि 1497 में इमैनुअल प्रथम जो पुर्तगाल का शासक था, पुर्तगाल का राजा, पुर्तगाल का शासक, जो वहाँ का सम्राट था इमैनुअल प्रथम, इमैनुअल प्रथम, ये चीज़ें सटीक है। इमैनुअल प्रथम के नेतृत्व में वास्को डी गामा भारत की खोज के लिए निकला। वास्को डी गामा
भारत की खोज के लिए अच्छा, भारत की खोज के लिए जब ये निकला वास्को डी गामा, तो 1497 में भारत की खोज के लिए निकला और लगभग ये अगस्त सितंबर, मतलब कि सितंबर अक्टूबर से निकला और ये 1498 के करीब में भारत में आकर पहुंचा। जब ये भारत में 1498 में आया तो एक मालाबार तट पर, जो आधुनिक केरल के मालाबार तट हैं, तो वहाँ पर कालीकट बंदरगाह है, वहाँ पर आकर ये वहाँ के शासक जमोरिन से मिला। तो 1498 में फिर क्या हुआ, 1498 में वास्को डी गामा भारत पहुंचा। भारत पहुंचा। ये भारत आने के बाद क्या किया कि वहाँ के शासक से व्यापार की जो भी बातें करना था तो वो बातें किया। उसके बाद में भारत से क्या किया, ये जड़ी बूटियाँ बहुत सारे, वास्को डी गामा ने क्या किया, तो भारत से बहुत सारे मसाले प्लस में जड़ी बूटियाँ लेकर गया, यूरोप ले गया, यूरोप में ले गया। जब ये जड़ी बूटियाँ यूरोप में ले गया तो यूरोप के बाजार में, तो क्या हुआ, यूरोप के बाजार में टोटल खर्चा, मतलब जितना ले जाने और ले आने में और सामान को खरीदने में जितना खर्चा था, उन सभी को हटाकर कितना प्रॉफिट हुआ, यूरोप के बाजार में 60 गुना मुनाफे पर बेचा, मुनाफा कमाया। इतनी बातें समझ में आ गई होगी। ये एकदम से सारांश है। यही चीज़ें घुमा फिरा कर 2 घंटा में भी बताया जा सकता है, लेकिन यही चीज़ें 5 मिनट में भी बताया जा सकता है कि 60 गुने मुनाफे में कमाया। उसके बाद में क्या हुआ कि अब यूरोप वासियों को ऐसा लगा कि भारत से व्यापार करना बहुत ही फायदे की चीज़ है, तो वो अपने प्रॉफिट के लिए बहुत सारे यूरोपीय भारत आना शुरू कर दिए। इससे पहले क्या हुआ कि 1498 के बाद में 1500 ईस्वी में सन 1500 में पेड्रो अल्वारेज भारत आया। जब ये भारत आया तो इसके पास करीब 13 जहाज और प्लस में बहुत सारे यात्री थे, बहुत नौसैनिक के साथ ये आया। नौसैनिकों के साथ इसलिए आया कि ये चाहता था कि जैसे मैंने ये बताया था कि हिंद महासागर पर ये पुर्तगाली सोच रहे थे कब्जा करने के लिए। अगर हिंद महासागर पर कब्जा हो जाए तो भारत के साथ व्यापार करने में इन लोगों को बहुत आसानी होगी और किसी का हस्तक्षेप नहीं होगा और यही एक अधिकार कर लेंगे भारत के साथ व्यापार पर। तो इसलिए आया और ये आकर पेड्रो अल्वारेज जब भारत आया तो ये कोचीन और प्लस में एनोर के शासक से मिला। और जब ये शासकों से वहाँ के मिला तो ये शासक एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे थे। तो इन दोनों के साथ, मतलब इस शासक जब एक दूसरे को नीचा दिखाने की जब कोशिश कर रहे थे, इससे इनको पता चला पेड्रो अल्वारेज को कि इन लोगों को आपस में अगर लड़ा दिया जाए तो ये कमज़ोर हो जाएंगे, उसके बाद में अपना व्यापार
अच्छी तरह से कर लिया जाएगा। तो ये क्या किया कि शासकों को जब मिला तो इनसे ये पता चला, इनसे ये सीखा कि भारतीय राजा जो हैं, भारतीय राजा एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, जिससे इनको आपस में लड़ाया। अच्छा, जब ये आपस में लड़ने लगे तो इससे क्या हुआ कि कोई किसी के बारे में हस्तक्षेप नहीं करेगा, मतलब ये आसानी से एक एक राजा को हराकर और उनके राज्य क्षेत्र पर कब्जा कर लेंगे। इसके बाद में क्या हुआ कि 1500 ईस्वी में जब ये हुआ तो ये हिंद महासागर पर तो कब्जा करने के लिए आया ही था। इसके बाद में अब बहुत सारी चीज़ें ये हुई कि उसके बाद में क्या हुआ कि 1498 में वास्को डी गामा आया था। फिर 1502 ईस्वी में वास्को डी गामा पुनः भारत आया। तो 1502 ईस्वी में पुनः जब भारत आया वास्को डी गामा, 1502 में वास्को डी गामा जो था, वास्को डी गामा भारत पुनः आया। जब ये पुनः भारत आया तो क्या हुआ, जब भारत आया तो ये बहुत सारे अपने तोप और हथियार लेकर आया और अरब के व्यापारियों को मारना शुरू कर दिया, क्योंकि ये हिंद महासागर पर कब्जा करने के बारे में सोच रहे थे। और उसके बाद में किया कि जब 1498 में इस्तादो द इंडिया नामक कंपनी की स्थापना पुर्तगाल में हो चुकी थी, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो चुकी थी और ब्रिटेन में, उसी प्रकार पुर्तगाली कंपनी का नाम था इस्तादो द इंडिया। ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस में एक बार पूछ चुका है। तो इस्तादो द इंडिया नामक कंपनी पुर्तगाल की थी, इसके बारे में ध्यान देना है और इसको याद कर लेना। इसके बाद में क्या हुआ कि जब ये वास्को डी गामा 1502 में भारत पुनः आया तो ये क्या किया कि इसके बाद में बहुत सारे चर्चा हुए और अनेक राजाओं से मिला। उसके बाद में 1503 में ये जो 1502 में आया था तो ये क्या करने के लिए आया था, जो पुनः आया, तो मैं इसमें भी बता दे रहा हूँ कि 1502 में आया तो ये कुछ चीज़ें लेकर आया था। मतलब यहाँ पर भारत में पुर्तगाली कोठी, जो कारखाने होते थे, कोठी स्थापित करने के उद्देश्य से आया था, करने के उद्देश्य से आया। और कोठी क्या होता था, तो कोठी का मतलब एक कारखाना नहीं होता था। जैसे पहली कोठी स्थापित जैसे हुआ तो पहली कोठी 1503 में कोचीन में स्थापित हुआ। तो जब पुर्तगालियों ने 1503 में पहला कारखाना स्थापित किया तो कारखाने का मतलब ये नहीं होता था कि ये वहाँ पर कोई मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट होता था कि जैसे कोई सामान को नया बना दिया जाए, ऐसा नहीं होता था। ये कोठी ये था कि मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ कि इस कोठी का मतलब ये होता था कि यहाँ पर भारतीय राजाओं से जो भी प्रोडक्ट होगा, जो भी वस्तुएं होगी, सामान खरीद कर और एक जगह इकट्ठा किया जाएगा और जहाँ इकट्ठा होगा वो उसका मतलब कोठी कहा जाएगा। और जहाँ इकट्ठा होता था वहाँ से क्या करते थे ये लोग कि एक ही बार जहाज़ पर सामान को ला देते थे और फिर उसको अपने देश लेकर चले जाते थे। तो कोठी का मतलब क्या होता था कि भंडारण करने की जगह, मतलब संग्रहण करने की जगह।
संग्रह की जगह, जहां पर बहुत सारे सामान को इकट्ठा किया जाता था। ये दिख नहीं रहा होगा लेकिन अपने से मैं बता दे रहा हूँ, इसको ध्यान से सुन लेना कि कोठी और कारखाने का मतलब ये होता था, जैसे अंग्रेजों ने बहुत सारे कारखाने खोले, तो कारखाने अंग्रेजों ने कुछ नहीं खोले और पुर्तगालियों ने, कोई भी यूरोपीय कंपनी ने किसी प्रकार का कारखाना नहीं खोला। वो कारखाना ये होता था कि इस भारतीयों से सामान को खरीद कर और एक जगह इकट्ठा कर लेना है और वहाँ से फिर अपने देश में वापस ले जाना है, तो वो ही कारखाना होता था। कारखाना ये नहीं होता, कारखाना अब जो खोले जा रहे हैं भारत सरकार के द्वारा, वो कारखाना होता है कि नई नई सामानों को बनाना। तो अंग्रेज नई सामानों को बनाते नहीं थे, यहाँ से कच्चा माल को इकट्ठा करते थे और जहाँ इकट्ठा करते थे वही कारखाना कहा जाता था। इसके बाद में 1502 में आया, तो 1503 में क्या हुआ कि पुर्तगालियों ने कोचीन में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित कर ली। इतना मैं मिटा दे रहा हूँ ऊपर से। तो 1502 में जब वास्को डी गामा आया तो बहुत सारे बात विचार करने के बाद में 1503 में अपनी कोठी को स्थापित कर लिया था। तो इसके बाद में क्या हुआ, 1503 में कोचीन में पुर्तगालियों ने पहली कोठी या कारखाना स्थापित किया। इतनी बातें समझ में आ गई होगी। तो ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि पुर्तगालियों ने पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की, तो कोचीन में। पुर्तगालियों ने पहली फैक्ट्री अपनी कोचीन में स्थापित की। इसके बाद में अच्छा, इससे जब पुर्तगाली आया था वास्को डी गामा, मैं उसके बारे में कुछ बता दे रहा हूँ कि वास्को डी गामा टोटल 3 बार भारत आया था। 1524 के करीब में वास्को डी गामा भारत आया तीसरी बार, और 1527 में उसका देहांत हो गया और वो मर गया। तो पहली बार कब आया, वास्को डी गामा के बारे में मैं बता दे रहा हूँ। वास्को डी गामा जो था 3 बार भारत आया। तो कब कब आया, एक बार तो आया 1498 में, दूसरी बार आया 1502 में और तीसरी बार आया 1524 में। पहली बार आया तो भारत की खोज की। दूसरी बार क्या किया, कोठी स्थापित के उद्देश्य से आया, स्थापना का उद्देश्य। और तीसरी बार में आया, ये एक गवर्नर भी बना था पुर्तगालियों का। तो तीसरी बार आया तो ऐसे आया था किसी प्रचार के लिए और यहाँ की बारे में सब कुछ देखने के लिए, और 1524 में आया और 1527 में इनका देहांत हो गया, मृत्यु हो गई। अच्छा, और 1526 में क्या हुआ, पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। इसके बारे में अच्छा, अभी कुछ क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लेता है कि वास्को डी गामा किस जहाज से भारत आया था। तो वास्को डी गामा के जहाज का नाम लिख लेना है, मैं बता दे रहा हूँ, इधर लिख दे रहा हूँ कि वास्को डी गामा के जहाज का नाम क्या था। तो एक जहाज का नाम था साओ गैब्रियल, दूसरा क्या था, साओ राइफेल, और तीसरा में क्या था,
इतना गंदा। साओ राफेल और उसके बाद में एक था साओ बैरियो, एक था साओ बैरियो। बैरियो ये वास्को डी गामा के जहाज का नाम था। अच्छा, कोलंबस जो स्पेन का था, कोलंबस के जहाज का क्या नाम था? कोलंबस के जहाज का क्या नाम था? तो कोलंबस के जहाज का नाम था द नीनो, द पिंटा और सेंट मारिया। सेंट मारिया, मारिया ये कोलंबस के जहाज का नाम था। और जहाज के बारे में पूछता है, यूपीपीसीएस में एक बार क्वेश्चन पूछा था कि महात्मा गांधी जब 1932 में सेकेंड टेबल राउंड कॉन्फ्रेंस हुआ था, दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था, तो महात्मा गांधी किस जहाज से ब्रिटेन गए थे? तो महात्मा गांधी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी गए थे, गांधी ब्रिटेन एसएस राजपूताना जहाज से गए थे। अच्छा, इसके बाद में एक और क्वेश्चन आता है कि जो 1507 के करीब में, 1500 नहीं 1600 के करीब में, 1607 ईस्वी में क्या हुआ था कि जहांगीर, मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में कैप्टन हॉकिंस आया था, ब्रिटेन का था निवासी। तो कैप्टन हॉकिंस का जहाज का क्या नाम था? कैप्टन हॉकिंस, कैप्टन हॉकिंस, हॉकिंस के जहाज का नाम, तो कैप्टन हॉकिंस के जहाज का क्या नाम था? तो इसके जहाज का नाम था हेक्टर। हेक्टर नामक जहाज से कैप्टन हॉकिंस भारत आया था। इतनी बातें समझ में आ गई होगी। तो इसके बाद में इतनी बातें समझ में आ गई, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। तो 1503 में पुर्तगालियों ने क्या किया कि फैक्ट्री स्थापित कर ली कोचिंग में। अच्छा, क्वेश्चन तो ये भी आता है कि पुर्तगाली भारत में आने का उद्देश्य क्या था? पुर्तगालियों का भारत में आने का उद्देश्य, ये मेंस का क्वेश्चन है। जो बच्चे मेंस की तैयारी करेंगे तो उनके लिए है कि पुर्तगालियों के भारत में आने का उद्देश्य क्या था। तो पुर्तगालियों के भारत में आने का उद्देश्य जो था, यहाँ पर लिख दो, पुर्तगालियों के आगमन का उद्देश्य। तो जो उद्देश्य था उसमें 3 तरह के उद्देश्य थे। पहला उद्देश्य क्या था? व्यापार। दूसरा क्या था? दूसरा तो धार्मिक मामला भी था। और तीसरा क्या था कि तीसरा ये था हिंद महासागर पर अधिकार करना। अच्छा, व्यापार में क्या था कि जब कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार हो गया तो उधर बहुत सारे मात्रा में टैक्स लगाए जा रहे थे। तो इससे क्या हुआ कि व्यापार को बढ़ावा देने के लिए, और जो यूरोप में जो उस समय अंधकार युग था तो वहाँ पर मांस का सेवन करते थे। तो मांस खाने से वहाँ पर ऐसे भी यूरोप में ठंडा ज़्यादा हो पड़ता है, तो ठंडे से बचने के लिए वहाँ के लोग मांस खाते थे। तो मांस से गर्मी मिलती है, एनर्जी मिलता है। और शराब से, तो मांस को प्रिजर्व करने के लिए, संरक्षण करने के लिए अनेक प्रकार की जड़ी बूटियों और मसालों की ज़रूरत पड़ती थी।
तो इसीलिए वहाँ से व्यापार को बढ़ावा दिया। दूसरी बात, धार्मिक मामला क्या था? तो धार्मिक मामला ये था कि जब कुस्तुनतुनिया पर उस्मानियों का नियंत्रण हो गया तो कुस्तुनतुनिया में जो भी वहाँ पर पुजारी थे, धर्मगुरु थे, उन लोगों का पलायन हो गया। तो ये बात हुआ कि बहुत सारे लोगों के मन से ये विश्वास उठना शुरू हो गया कि भगवान, मतलब कि अगर भगवान होते और धर्म के नाम पर अगर कुछ ऐसा होता, भगवान होते, तो ऐसे कुस्तुनतुन रोमन साम्राज्य का बिखराव नहीं होता, रोमन साम्राज्य का अंत इस प्रकार नहीं होता, क्योंकि भगवान उनकी रक्षा करते, लेकिन भगवान नहीं है, इसीलिए तो रोमन साम्राज्य खत्म हो गया। तो वहाँ के जो ईसाई धर्मगुरु थे वो लोग सोचे कि बहुत सारे लोग ईसाई से, मतलब उन लोगों का रिश्ता खत्म होने लगा, तो वे लोग सोचे कि जितना यूरोप में मतलब कि धर्म की हानि हुई है उसको भारत में या नए कोई भी उपनिवेशों में जाकर पूर्वी देशों में इसकी भरपाई की जाए। तो वे लोग क्या किए कि यहाँ के लोगों को आकर अपने धर्म का प्रचार किया। और तीसरी, हिंद महासागर से क्या है कि हिंद महासागर पर ये लोग कब्जा कर लेंगे अगर, तो फिर पूर्वी देशों के साथ, क्योंकि ये पश्चिम की ओर है, तो पूर्वी देशों के साथ इनका व्यापार अच्छी तरह से होगा और इन लोगों का एकाधिकार हो जाएगा। तो ये इन लोगों का उद्देश्य था। इसके बाद में अब कुछ पुर्तगाली गवर्नर भारत आएंगे, ये 3 चीज़ें उद्देश्य था, इसको ध्यान से देखना। और ये हिस्ट्री का पार्ट है, तो हिस्ट्री कहानी जैसा ही होता है, इसको 2-4 बार देखने से वीडियो समझ में आएगा। और वीडियो को डाउनलोड नहीं करना है, वीडियो को केवल ऑनलाइन देखना है, 2-3 बार देखने से याद हो जाएगा और डाउनलोड कर लेने से मोबाइल में पड़ा रहेगा, कोई फिर दोबारा देखता वक्ता नहीं है। तो ऐसे एक बार देखने से तो कुछ नहीं होगा, इसलिए कि कितनी बार मैंने तो बहुत सारे वीडियो देखे हैं और बहुत बार किताबों को पढ़ा, तब जाके ये सभी चीज़ें याद होती है। एक बार में किसी से याद नहीं होता, कोई भगवान थोड़ी बैठा है और स्वामी विवेकानंद कोई थोड़ी है कि एक ही बार में याद हो जाएगा। ऐसा बताया जा रहा था कि स्वामी विवेकानंद 700 पेज की किताब को एक दिन में याद कर लेते थे। इतना तो आज के डेट में कोई है नहीं, तो उनकी बातों को छोड़ना। इसके बाद में हम लोगों को अब दूसरे वीडियो आएगा इसका, पुर्तगालियों के आगमन का, उसमें बहुत सारी चीज़ें पढ़ना है कि पुर्तगालियों में आए तो बहुत सारे पुर्तगाली गवर्नर आए, जैसे फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, अल्बुकर्क, ये सभी आए, नीनो डी कुन्हा, इन सभी लोगों ने क्या किया, गोवा पर कौन अधिकार कर लिया, गोवा को कौन मुख्यालय बना लिया, वो ब्लू वाटर पॉलिसी क्या था और कार्टेज प्रणाली क्या था, इन सभी चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। पुर्तगालियों ने भारत के लिए क्या क्या किया, तो मैं ये बता दे रहा हूँ कि भारत में पुर्तगालियों के आने का जो दूसरे वीडियो में ही बता दूंगा कि पुर्तगाली जब आए भारत में तो उन लोगों ने क्या क्या किया। तो पहले मैं बता दे रहा हूँ कि पुर्तगाली आए तो प्रिंटिंग प्रेस को बनाया, कि गोवा में 1556 में पुर्तगालियों ने प्रिंटिंग प्रेस खोला। दूसरी बात कि आलू, गन्ना, तंबाकू, लाल मिर्च, पपीता, ये सभी चीज़ें पुर्तगालियों की ही देन है। ये सभी चीज़ें भारत में नहीं होती थी, इन सभी चीज़ों को पुर्तगालियों ने ही भारत को दिया। तो पुर्तगालियों ने भारत के लिए कुछ अच्छा भी किया और बुरा क्या किया, बुरा तो जो किया सो किया, लेकिन जो अच्छा किया तो कम से कम अच्छे वालों को तो ध्यान में रखा ही जा सकता है कि हाँ इसने अच्छा कुछ किया। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जिन लोगों को अच्छा लगा होगा वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।